डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार અને राजनीति और ब्लॉक 2 यूनिट 5 और आज का टॉपिक होगा राष्ट्र घड़तरनी समस्याओं, प्रॉब्लम्स इन नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र को बनाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस इकाई का रूपरेखा इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उद्देश्य कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप क्या जान सकेंगे। इस इकाई का परिचय, राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम चर्चा करेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां कैसे आईं, कैसे औपनिवेशिक शासन के दौरान जो चुनौतियां मिली, जो हमें विरासत में मिली, उस पे हम चर्चा करेंगे। उद्देश्य, विद्यार्थी मित्रों, जब हम इस इकाई को पढ़ेंगे तो इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप भारत में जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है और उसमें स्वतंत्रता संग्राम, जो फ्रीडम मूवमेंट था, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा, इसके बारे में आप जान सकेंगे। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में जो प्रयास किए गए उसका मूल्यांकन कर सकेंगे आप। उन राष्ट्र निर्माण में जो उपलब्धियां हासिल हुई उसका आप आकलन कर सकेंगे तथा भारत में राष्ट्र निर्माण के समक्ष जो उपस्थित चुनौतियां हैं, जो अब नई चुनौतियां हैं, इनकी आप पहचान कर सकेंगे, इनके बारे में आप जान सकेंगे। इस इकाई का परिचय, भारत जो है वो विविधता और असमानता वाला विशाल देश है। विविधता कैसे कि यहाँ अनेक प्रकार के, एक तरह से हम देखें, बोली, भाषाएं और फिर जियोग्राफिकल लोकेशन है और वहाँ रहने वाले लोग हैं। अगर 2011 की हम भारत की जनसंख्या देखें तो उस हिसाब से भारत की जो आबादी थी वो लगभग 120 करोड़ की अधिक की थी। भारत में अनेक जातियां, अनेक भाषाएं और धर्म पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि संविधान 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता देती है। हिंदू यहाँ पर एक बहुसंख्यक धर्म है। इसके साथ ही इस्लाम यानी कि मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म, इन धर्मों के भी यहाँ पर अनुयायी पाए जाते हैं, इनके मानने वाले पाए जाते हैं। भारत अगर देखा जाए तो 4 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों से एक तरह से निर्मित है। पर्वतीय क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान, दक्षिणी प्रायद्वीप और द्वीप क्षेत्र। प्राकृतिक संसाधनों की असमानता से क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है। जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भारतीय क्षेत्र में इक्वल रूप से नहीं है, बराबर से नहीं है। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय विषमता भी है। हम देखेंगे कहीं कि जो जल आपूर्ति है, जल संसाधन है, वहाँ प्रचुर मात्रा में है, तो दूसरे क्षेत्र बिल्कुल निर्जल एरिया है, रेगिस्तान है, डेजर्ट टाइप है। तो इस प्रकार की जो विषमताएं हैं, ये एक तरह से हम क्षेत्रीय विषमता के रूप में भी इसे देखते हैं। विविधता और असमानता के कारण राष्ट्र निर्माण एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया रहा है। हिमालय, हिंद महासागर, प्राचीन सभ्यता और स्वतंत्रता संग्राम ने राष्ट्रीय एकता को एक मजबूती प्रदान किया है और बावजूद विविधता के भारत का जो मूल है, जो भारत का मूलभूत आत्मा है, वह एकता है और यह भारत की आत्मा में सन्निहित है, उसमें पाया जाता है। राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम, जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो इससे पहले की हम प्रक्रिया देखेंगे तो उस राष्ट्र को हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भारत राष्ट्र जो था वह 1600 से 1947 तक पहले औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा और उससे पहले जो मुगल आक्रमणकारी थे, जो तुर्क थे, जो बाहरी आक्रांता थे, उनके शासन के अधिपत्य में था। तो ऐसे जो राष्ट्र की जो एक संकल्पना थी वो डिरेल हो गई थी
और उसको फिर से बनाने के लिए, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, एक राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम का इस राष्ट्रीय निर्माण में क्या योगदान रहा? राष्ट्र निर्माण जो है वो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, एक ऐतिहासिक घटना है, और ऐसे जो घटनाएं हैं वो राष्ट्र निर्माण को एक गति देती हैं, एक पुश फैक्टर उसके लिए बनती हैं। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भारत के निर्माण की, जो नया भारत है उसके निर्माण की एक दिशा तय करती हैं। स्वतंत्रता संग्राम जो भारत ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा, वह एक तरह से औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज को जाति, धर्म, मजहब में बांट दिया था, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से शोषण किया था। तो इन सारी विषमताओं को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण भारत के स्वतंत्रता के बाद एक जरूरी और अनिवार्य कदम था। भारत विश्व की सभ्यताओं का संगम स्थल कहा रहा है। विभिन्न संस्कृतियां, धर्म, समुदाय भारतीय समाज में समाहित हुए। भारत की जो संस्कृति है वो विविधताओं के समन्वय का एक अनूठा उदाहरण है। अगर हम उत्तर भारत का क्षेत्र देखें और भारत के दक्षिणी क्षेत्र को देखें, उत्तर पूर्व के क्षेत्र को देखें या पश्चिम क्षेत्र को देखें, तो इसमें बोली, भाषा, रंग, रूप बहुत सारी विविधताएं पाई जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत एक है। भारत विविधता में एक का एक अनूठा उदाहरण है। स्वतंत्रता संग्राम भारत में एक राष्ट्रीय चेतना, एक नेशनल कॉन्शियसनेस और यूनिटी की जो फीलिंग थी उसको मजबूत किया। स्वतंत्रता संग्राम मूलतः एक लोकतांत्रिक आंदोलन था जो ब्रिटिश की दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। आंदोलन में विभिन्न विचारधारा जो समूह थे, जो राजनीतिक दल थे, उनकी भागीदारी थी, जो प्रेशर ग्रुप्स थे, इन सब लोगों की समान रूप से भागीदारी थी। नागरिक स्वतंत्रता और प्रातिनिधिक शासन पर बल दिया गया। इस दौरान ब्रिटिश शासन को शोषणकारी माना गया। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ब्रिटिश काल का जो 1600 से 1947 का कालखंड था, उसमें भारतीय लोग एक तरह से पीड़ित रहे, औपनिवेशिक शासन का उनकी ज्यादतियों को सहे। तो ऐसे में इन सब से बाहर आने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बेहद जरूरी कदम था। राष्ट्रवादी नेताओं ने आर्थिक शोषण का विरोध किया, आत्मनिर्भर व्यवस्था तथा गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया, और इस तरह से जो स्वतंत्रता के बाद जो संविधान को हम अपनाते हैं उसमें संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर भी जोर दिया गया और उसकी मांग स्वतंत्रता के दौरान की गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण विरासत धर्मनिरपेक्षता थी। इसमें सर्वधर्म समभाव पर जोर दिया गया था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन धर्म के परे था। इसमें सभी धर्मों के लोगों का एक रूपता से उसमें भागीदारी थी। राज्य को सभी धर्मों के प्रति सम्मान देने की बात कही गई। गांधी, नेहरू, टैगोर, विवेकानंद आदि जो उस वक्त राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उन्होंने धर्म के राजनीतिक उपयोग का विरोध किया। सभी नागरिकों के लिए समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। स्वतंत्रता सेनानियों ने लोकतंत्र, समाजवाद और सामाजिक न्याय पर बल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह एक तरह से जन संगठन का एक प्रमुख उदाहरण था। विविधता में एकता को राष्ट्र निर्माण का आधार माना गया। मजबूत केंद्र और संघीय व्यवस्था वाले आधुनिक भारत की परिकल्पना की गई। अब हम चर्चा करेंगे चुनौतियों का जो औपनिवेशिक शासन के दौरान हमें विरासत में मिली। ब्रिटिश शासन ने भारत को गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन की विरासत दी। जो ब्रिटिशर्स का बांटो और राज करो की जो राजनीति थी, और भारत में किस तरह से सामाजिक विद्वेष को फैलाया जाए, कैसे आर्थिक पिछड़ेपन को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ से कच्चे माल को लेकर और अपने देश में उसको एक प्रिपेयर्ड मटेरियल के रूप में बनाकर वापस भारत में बेचने की जो उनकी रणनीति थी, इससे भारत आर्थिक रूप से
काफ़ी पीछे चला गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश शासन को पीड़ा और निराधारता की विरासत बताया। भारत लगभग 2 सदियों तक औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित और पूर्णतया ब्रिटेन पर निर्भर थी। विश्व औद्योगिक उत्पादन में जो भारत का योगदान था वह 20% से घटकर 2.4% रह गया। कृषि और जो कृषि भारत में थी वह पिछड़ी और शोषणग्रस्त हो गई थी। जिस कृषि के बलबूते भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही कृषि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान पिछड़ी हो गई थी, शोषणग्रस्त हो गई थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, जो आधारभूत संरचना था, जो अर्बनाइजेशन था और शिक्षा का स्तर वह निम्नतम स्तर पर था। भारत में केवल 12% जनसंख्या शहरी थी और 82% लोग 82% लोग अशिक्षित थे। विभाजन के कारण भारत शरणार्थियों की भी समस्या और उससे उत्पन्न सांप्रदायिक जो तनाव थे उसको भी झेला। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे जो हिंदू और सिख धर्म के लोग थे वह भारत की तरफ आते हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो भारतीय मुसलमान थे वह पाकिस्तान की तरफ जाते हैं और इस दौरान जो तनाव उत्पन्न होता है, जो धार्मिक उन्मादी दंगे होते हैं, इससे भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी नुकसान मिलता है। स्वतंत्र भारत को औपनिवेशिक और नौ औपनिवेशिक दोनों चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। विद्यार्थी मित्रों, आज के लेक्चर में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः।